हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 35 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, आई होप आपने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम उन क्वेश्चंस के अप्रोच को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इट रिवॉल्व्स अराउंड स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट। फिर स्टेट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है, एंड एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर और डेवलपिंग सोसाइटीज के अंदर जो स्टेट का कंसेप्ट है वो किस तरीके से डिफर करता है। ये सब चीजें हमारे टॉपिक का, हमारे सिलेबस का मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज के ऊपर 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, उसी चीज को भी हम डिस्कस करना स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इट रिवॉल्व्स अराउंड व्हाई इट इज सो दैट स्टेट इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज डिफर from that of developing societies, and list in brief the parameters of their differences and paint a picture of the changing trends in developing societies। 20 मार्क का क्वेश्चन है जिसे आपको 350 वर्ड्स के अंदर लिखना था। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कहता है कि जो स्टेट होता है एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज का मतलब है डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड इकोनॉमीज वो किस तरीके से चेंज है, मतलब किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग सोसाइटीज। देखो, स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो कंसेप्ट है, जो गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट होती है डेवलप्ड इकोनॉमीज में और डेवलपिंग इकोनॉमीज में। पहली चीज तो ये पूछी जा रही है। सेकेंड चीज, जो भी डिफरेंसेस है उसको बताने को बोला गया है कि एग्जैक्टली दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है और किस तरीके से जो डेवलपिंग सोसाइटीज हैं, जो डेवलप कर रही हैं अभी, उसमें स्टेट की पैरामीटर्स जो है, स्टेट की वैल्यू जो है, स्टेट की मीनिंग जो है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसका ट्रेंड हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट है। इसी क्वेश्चन को भी हमें आगे लेकर कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसके अप्रोच को समझने के लिए हम इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए। तो इन इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज किसको बोलते हैं। तो देखो, डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वो बोला जाता है बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज को। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज सिंपल शब्दों में समझे तो ऐसी इकोनॉमीज जो पहले किसी और कंट्री की कॉलोनी हुआ करती थी, जैसे कि यूके की कॉलोनी हुआ करती थी, फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। ये सब कंट्री जब कॉलोनाइजेशन से बाहर निकल गई, डीकोलोनाइज हो गई, तो उसके बाद अपने आप को उतनी ज्यादा फास्ट तरीके से डेवलप नहीं कर पाई। मतलब कि काफी ज्यादा पुअर रह गई ये कंट्रीज, काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड रह गई कंट्रीज। इसलिए इन कंट्रीज को डेवलपिंग कहा जाता है कि अभी डेवलप कर रही हैं। इन्हें साथ ही साथ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, साथ ही साथ इनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, ग्लोबल साउथ। तो ये सब जो है, ये सब सिनोनिम्स है, एक्चुअली सेम ही वर्ड है, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज को अलग अलग टर्म से जाना जाता है। जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, डेवलपिंग इकोनॉमीज कहा जाता है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज कहा जाता है। ये सब डिफरेंसेस हैं, काइंड ऑफ, ये सब डिफरेंट नेम्स हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज के। पैरेलली अगर आप दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ होते हैं एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, इसका सीधा सा मतलब है ये डेवलप्ड इकोनॉमीज है, मतलब जो ऑलरेडी डेवलपमेंट कर चुकी हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो कि कॉलोनीज हुआ करती थी, या फिर ये वो कंट्री है जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट यूज किया था। दे आर एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। इनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री भी कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, या फिर हमें इन्हें सिंपल वर्ड्स में ग्लोबल नॉर्थ कंट्री कहते हैं। ग्लोबल नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब है जो ऊपर की तरफ है, यानी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है ग्लोबल नॉर्थ है, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो सब ग्लोबल साउथ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो ग्लोबल नॉर्थ है और ग्लोबल साउथ है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। अब देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन के बॉडी पार्ट के ऊपर कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन का बॉडी पार्ट है वो किस तरीके से मूव करेगा, किस तरीके से हमें उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो देखिए, यहां पर आप सबसे पहले तो यही चीज एक्सप्लेन करेंगे कि जो स्टेट का कंसेप्ट है, जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट होता है, वो डिफरेंट होता है डेवलपिंग इकोनॉमीज और डेवलप्ड इकोनॉमीज में। डेवलपिंग और डेवलप्ड में स्टेट की जो मीनिंग है वो काफी ज्यादा चेंज होती है। और क्यों चेंज होती है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट। ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, एंड देन दे क्रिएट सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस कि किस टाइप का रोल जो है स्टेट को दिया गया है डेवलप्ड इकोनॉमीज में और किस तरीके का रोल दिया गया है डेवलपिंग इकोनॉमीज में। ठीक है, देखो, अगर आप यहां पर बात करो डेवलप्ड इकोनॉमीज की, तो देखिए, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया था। उनके यहाँ पर काफी दिनों से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। राइट्स का जो कंसेप्ट है, लिबर्टी का कंसेप्ट है, इक्वालिटी का कंसेप्ट है, ये सब वहां के लोगों को दिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो किस तरीके की है। ठीक है, तो हमने जो इकोनॉमीज को समझ लिया।
बट जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो रोल ऑफ स्टेट के अराउंड में है ना, कि स्टेट का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है डेवलप्ड इकोनॉमीज में और किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है डेवलपिंग इकोनॉमीज में। तो अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट्स इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज या फिर एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। एडवांस इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है? डेवलप्ड, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, जो रिच कंट्रीज हैं, हम उनके बारे में समझते हैं कि एग्जैक्टली नेचर ऑफ स्टेट वहां पर किस तरीके का होता है। तो देखिए, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलपमेंट ले चुकी है, उनके स्टेट के रोल को समझने के लिए अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स आए हैं। जैसे कि आपने मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में सुना होगा, राइट? आपने एलिटिस्ट स्कूल के बारे में सुना होगा, आपने प्लूरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में सुना होगा। ये सब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ये स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में, एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में स्टेट का रोल किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो देखो, अगर हम सबसे पहले मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को समझें, तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर आते हैं, राल्फ मिलीबैंड। राल्फ मिलीबैंड का देखो कहना यह है कि जो स्टेट है ना, वो स्टेट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिच क्लास। मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास पैसा है वही लोग डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली स्टेट में क्या होगा, वही लोग डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट में क्या होगा, राइट? ये हो गया राल्फ मिलीबैंड का स्टेटमेंट। फिर अगर आप दूसरी तरफ बात करेंगे निकोलस पुलंजा के बारे में, निकोलस पुलंजा वो बात करते हैं रिलेटिव ऑटोनॉमी के बारे में। रिलेटिव ऑटोनॉमी जहां पर उनका स्टेटमेंट यह है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेस नहीं होता है, रादर कल्चरल बेस होता है, आइडियोलॉजिकल बेस भी होता है। मतलब आइडियोलॉजिकल हेजेमनी के कारण भी जो रिच क्लास है वो रिच क्लास बन के रहती है। यानी कि स्टेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैसे का नहीं, यानी कि सिर्फ फाइनेंसेस का नहीं, रादर आइडियाज का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, कल्चर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सब बोलते हैं मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, राइट? अब देखिए, अब हम बात करते हैं एलिटिस्ट स्कॉलर्स के बारे में। अगर आप एलिटिस्ट स्कॉलर्स के बीच में बात करेंगे तो देखिए, आप यहां पर सी राइट मिल्स जो है, सी राइट मिल्स, आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस तरीके से सी राइट मिल्स ये बोलते हैं कि जो एक कंट्री होती है, जो एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जैसे कि एग्जांपल है यूएसए, यूके, वहां पर जो स्टेट होता है ना, यानी कि जो वहां का गवर्नमेंट होता है, इट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय पावर एलिट्स। इसका मतलब क्या है? वो लोग जो कि पावरफुल लोग हैं, जो कि रिच क्लास हैं, वही लोग डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट में क्या फॉर्म करेगा। ये सब कहता है एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ जो हमारा स्टेट है, ठीक है? आई होप आप ये चीज समझ गए। इनका ये भी कहना है कि जो ओलिगार्की होती है इज द आयरन लॉ। ओलिगार्की इज द आयरन लॉ, मतलब कि सारी की सारी पावर्स कुछ लोगों के हाथ में होती है, और कुछ लोग कौन होते हैं? वो एलिट क्लास होती है, जो कि रिच क्लास होती है, वो लोग डिसाइड करते हैं। सिमिलरली अगर आप थर्ड स्कूल ऑफ थॉट देखेंगे तो यहाँ पे प्लूरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आप बोल सकते हैं। प्लूरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में रॉबर्ट डाल जो है, रॉबर्ट डाल वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर की तरह इमर्ज होते हैं। देखो, रॉबर्ट डाल ये बोलते हैं कि ओलिगार्की तो नहीं, बट पॉलीआर्की जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज के अंदर। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पर पॉलीआर्की का कंसेप्ट चल रहा है, वहां पर कुछ लोग मिलकर के साथ में गवर्नमेंट को चलाते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं। यानी कि अगर हम किंग मेकर्स की बात करें तो वहां पर कुछ पॉली यानी कि फ्यू, ठीक है, फ्यू वहां पर वो होते हैं, मतलब गवर्नमेंट मेकर्स होते हैं, जो लोग साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके की होगी, क्या क्या होगा। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, उनके अराउंड, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो एडवांस जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है, उनका स्टेट किस तरीके से मूव करता है। एलिटिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हमने समझा दिया, प्लूरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हमने समझा दिया, राइट? देखो, जो हमने ये सब समझाया, तो ये सब एक्चुअली हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के लिए, अलग अलग स्कॉलर्स के लिए, आफ्टर ऑल जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, फिर जो एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है, उसमें स्टेट का रोल क्या है। तो पहली चीज तो हमने ये बता दी। अब सेकंड हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, राइट? डेवलपिंग इकोनॉमीज को हम ग्लोबल साउथ बोल सकते हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह सकते हैं। इन सब में नेचर ऑफ स्टेट क्या है, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पहले तो हमने उसको समझा कि एग्जैक्टली जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनमें नेचर ऑफ स्टेट क्या है। अब हम समझते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में नेचर ऑफ स्टेट क्या है। तो देखो, जो डेमोक्रेसी है उसके अलग अलग वेव्स आए हैं हमारे ग्लोबल लेवल पे। तो कहा जाता है जो थर्ड वेव आया था ना डेमोक्रेसी का, उसमें बहुत सारी ऐसी कंट्री जो थी वो डेमोक्रेटिक बन गई, बहुत सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक बन गई। लेकिन अगर आप जो लार्ज कंट्री, जो हमने पहले अभी डेवलप्ड इकोनॉमीज को देखा, जो एडवांस्ड कंट्रीज है, उनमें डेमोक्रेसी आ तो गई, बट डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही वीक है। वहां पर डेमोक्रेसी जो है पीपल के द्वारा फॉलो की जाती है, लेकिन जो वहां पर रूलर्स होते हैं, यानी कि जो पावर में होते हैं, वो लोग काफी हद तक डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते। मतलब कि ये देखा गया है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वहां पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर लोगों को प्रॉपर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता है। यानी कि वहां पर जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत ही वीकन होती है। पहली चीज तो ये देखो, ठीक है? लेकिन अगर आप जो हमारे बहुत सारे
डेवलपिंग इकोनॉमीज के बारे में बात करेंगे। डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर काफी सारे ऐसे एग्जांपल है जहां जिन्होंने डेमोक्रेसी को सही तरीके से एक्सेप्ट किया है, ठीक है। सो डेवलपिंग इकोनॉमी का पहला नेचर ऑफ स्टेट ये है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स काफी स्ट्रांगली फॉलो किए जाते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से फॉलो किए जाते हैं, हमारे पास भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि अगर आप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जाएंगे तो ऑल्दो वहां पे डेमोक्रेसी फॉलो की जाता है, ऑल्दो वो एक डेवलपिंग इकोनॉमीज का पार्ट है, इसके अलावा वहां मतलब इसके बावजूद वहां पे अथॉरिटेरियनिज्म फॉलो किया जाता है, वहां पर मोनार्क्स है, राइट। बट कुछ कंट्री को अगर छोड़ दे तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर है या फिर डेवलपिंग सोसाइटी का पार्ट है, वो लोग कहीं ना कहीं नेचर ऑफ स्टेट में उनके हम डेमोक्रेटिक कंट्री मान सकते हैं कि वो लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, राइट। देखो, इसके अलावा आप कह सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनमें अलग अलग तरीके के सिस्टम्स है, पॉलिटिकल सिस्टम्स है। जैसे कि अगर आप अफ्रीकन कंट्री में जाओगे तो वहां पर अथॉरिटेरियनिज्म काफी ज्यादा है, वहां पर ट्राइबल कल्चर काफी ज्यादा है, वहां पर फ्रजाइल डेमोक्रेसी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वहां पर लेजिटिमेसी, अथॉरिटी, हेजेमनी, इन सब की वैल्यू बहुत ही कम है, राइट। तो ये वहां का नेचर ऑफ स्टेट है। जो अफ्रीकन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या फिर अफ्रीकन डेवलपिंग इकोनॉमीज है, वहां का नेचर ऑफ स्टेट ये है कि वहां पर डेमोक्रेसी बहुत ही फ्रजाइल है, वहां पर लेजिटिमेसी नहीं है, वहां पर लगातार एथनिक मूवमेंट्स होते रहते हैं, वहां पर गवर्नेबिलिटी की क्राइसिस आती है, राइट। ये सब चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एग्जैक्टली डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है। अगर आप कुछ एग्जांपल देखोगे, जैसे अफगानिस्तान है, इराक है, उन सबको हम फेल्ड स्टेट की तरह मानते हैं कि वो लोग अपने आप को एक्चुअली अपलिफ्ट ही नहीं कर पाए। वहां पर एक साथ में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही होती है, मतलब एक गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए सेकंड गवर्नमेंट चल रही है, उसको काउंटर करने के लिए थर्ड गवर्नमेंट चल रही है, राइट। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, डेवलपिंग इकोनॉमीज में पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप हुआ ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज डेवलपिंग। वहां पर मॉडर्नाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ है, वहां पर पॉलिटिकल डीके जो है वो काफी ज्यादा हो गया है, राइट। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के कारण जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ठीक है। देखो, अगर हम अलग अलग स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें भी देखो आप समझ सकते हो कि आपने एफ रिग्स के बारे में सुना होगा, FW रिग्स। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है कि जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो लोग प्रिज्मेटिक सोसाइटी की तरह रहते हैं। प्रिज्मेटिक सोसाइटी मतलब कोई एक सिंगल वैल्यू बेस्ड कल्चर नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज जो है वो एक साथ मिक्सअप होके रहते हैं। फिर आप यहाँ पर AG फ्रैंक के बारे में कह सकते हैं, वो डिपेंडेंसी स्कूल के बारे में बोलते हैं। आपको याद होगा डिपेंडेंसी स्कूल के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि जितने भी रिसोर्सेस हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ चले जाते हैं। दैट इज व्हाट जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो खुद को कभी भी स्ट्रांग नहीं कर पाती, खुद को कभी भी अपलिफ्ट नहीं कर पाती। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा आप समीर आमीन के बारे में बात कर सकते हैं। समीर आमीन वो पेरिफेरल स्टेट के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है सबके सब पेरिफेरीज हैं, वो अपना रिसोर्सेज सारा का सारा डेवलप्ड इकोनॉमी को पास ऑन कर रही है, एंड दैट इज व्हाई वो कभी भी अपलिफ्ट नहीं हो पा रही है। फिर हमजा अलवी जो है, हमजा अलवी वो स्टेटमेंट देते हैं कि जो जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो सब ओवर डेवलप्ड स्टेट की तरफ आगे जा रहे हैं। ओवर डेवलप्ड स्टेट मतलब कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम का भी मतलब उनका पॉलिटिकल सिस्टम तो डेवलप हो रहा है बट सोसाइटल सिस्टम उनका डेवलप नहीं हो पा रहा, राइट। उसके कारण उनका जो पॉलिटिकल जो मतलब बेनिफिट्स हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं छीन लिए जा रहे हैं, वो भी उनके पास प्रॉपर्ली रिटेन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, राइट। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमीज के नेचर ऑफ स्टेट के बारे में अलग अलग कंसेप्ट देते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमने समझने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पर नेचर ऑफ स्टेट कैसा है। फिर हमने समझा कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहां पर नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, राइट। तो पहले तो हमने क्वेश्चन के पहले जो दो मेन वो थे हमारे एम्स थे उस दोनों को हमने फुलफिल कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट एम के ऊपर। क्वेश्चन का आपको याद है थर्ड एम क्या था, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट क्या था। क्वेश्चन कहता है कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज हैं उसमें स्टेट का जो नेचर है, स्टेट का नेचर वो आफ्टर ऑल किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो चेंज होने का प्रोसेस पूछ रहा है, रीजंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले चीज तो ये समझो कि स्टेट जो है उसके रूल्स लगातार चेंज होते रहते हैं। स्टेट के रूल कभी भी एक जगह पर फिक्स नहीं होते हैं, स्टेट के रूल कभी भी स्टैग्नेटेड नहीं होते हैं। जैसे जैसे किसी भी पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज होगा वैसे वैसे स्टेट के रूल भी चेंज होते जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें स्टेट के रूल को समझना है तो आप सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हो कि स्टेट का रूल कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टेट, सोसाइटी और इंडिविजुअल तीनों के बीच में रिलेशन किस तरीके से क्रिएट होगा, राइट। बिकॉज देखो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना ही तो स्टेट का मेन रोल है ना। तो देखिए अगर आप जितने भी पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्कॉलर्स होते हैं उन सबको देखेंगे तो सबका मानना यही है कि स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए इसमें भी कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं, जैसे कुछ मतलब यहाँ पर एग्जांपल्स होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि आप एनार्किस्ट की बात करेंगे, जो एनार्किस्ट स्कॉलर्स होते हैं उनका मानना होता है कि स्टेट के रोल ज्यादा नहीं होते।
बट अगर बाकी जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है उनका अगर आप मानोगे तो उन सबका बात यही, उन सबका मतलब कहना यही है कि स्टेट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो स्टेट है उसके बिना किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज में या फिर किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी का जो मेन फंक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, राइट। तो इस चीज को समझाना है आपको। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो स्टेट है उसका जो रोल है वो लगातार चेंज हो रहा है, वो लगातार इवॉल्व हो रहा है, वो लगातार डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जितने भी आप देखोगे जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की इकोनॉमीज है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमीज है। यानी कि अगर आप इस चीज को समझो तो सबके सब कंट्रीज एक्चुअली नेशन बिल्डिंग की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। नेशन बिल्डिंग की कोशिश कर रही थी, तो इसके कारण इनका जो नेचर ऑफ स्टेट था वो टाइम टू टाइम लगातार चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टार्टिंग के टाइम में सबने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, बट हर एक कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। देखो इंडिया जैसी गवर्नमेंट है वहां पर तो चलो सक्सेसफुल हो गई, बट अगर आप पाकिस्तान का एग्जांपल लोगे तो पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी फेल हो गई। वहां पर तो काइंड ऑफ मिलिट्री रूल चलता है, वहां पर काइंड ऑफ मॉब रूल चलता है, वो प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एक्चुअली डेमोक्रेटिक रेजिम को अपने यहाँ पर पूरी तरीके से सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है, रोक नहीं पाई। और उसके कारण जो नेचर ऑफ स्टेट है वो लगातार चेंज होना स्टार्ट हो गया। जैसे हमने बात की थी अफ्रीकन कंट्री के अंदर, मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर, बहुत सारे एशियन कंट्री के अंदर भी जो डेमोक्रेसी थी वो पूरी तरीके से चेंज होकर डिक्टेटरशिप में बदल गई, अथॉरिटेरियनिज्म में बदल गई, सेमी अथॉरिटेरियनिज्म में बदल गई, राइट। तो इस तरीके से आप देखो। और जब 1991 का टाइम आता है, 1990s का टाइम आता है फिर मोर प्रोबेबली, तो एक चीज जो देखी गई वो ये कि जब कोल्ड वॉर खत्म होता है, जब मतलब पावर स्टेटस जो था यूएसए और यूएसएसआर का, जब वो रिलेशनशिप्स टूटने स्टार्ट होते हैं यूएसएसआर से, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज ने ये देखा कि वहां पर फिर से एक बार डेमोक्रेसी की अपलिफ्टमेंट हो रही है फिर से वहां पर। तो देख रहे हो, पहले तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, वो चेंज होकर सेमी अथॉरिटेरियन टाइप की कंट्रीज में चेंज हुआ नेचर ऑफ स्टेट, फिर से चेंज होकर फिर से डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ आ रहे हैं, राइट। और फिर से एक दूसरे कंट्री के लिए अपना जो ट्रेड वगैरह है वो ओपन करते जा रहे हैं, जैसे इंडिया ने 1990s में ओपन किया था। तो आप देखो तो फिर से एक बार अगर हम ट्रेड ओपन करने की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि एक न्यू लिबरल स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं, न्यू लिबरल स्टेट, राइट। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो कि विद टाइम, जैसे जैसे टाइम और सिचुएशन चेंज होता है उसी तरीके उसके साथ में ही जो नेचर ऑफ स्टेट है वो भी चेंज होता रहता है। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसी भी स्टेट का जो नेचर होगा वो कभी भी स्टैग्नेट नहीं रहेगा, कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, रादर वो इट विल कीप चेंजिंग, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, ठीक है। और देखो, अब हम यहाँ पर फाइनली आंसर को एंड करने से पहले ये बता सकते हैं कि जो स्टेट का नेचर होता है वो बहुत ही फ्रजाइल होता है, ठीक है। वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पे डिपेंड करता है, जैसे ही पर्सपेक्टिव चेंज होगा वैसे ही स्टेट का जो रूल है, स्टेट का जो मेन नेचर है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपना ये आंसर लिख सकते थे। अब जब आपको आंसर को एंड करना है, कंक्लूड करना है, तो आप क्या करेंगे? देखो, आंसर को आप एंड करते समय ये बता सकते हैं कि जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, जब हम कंपैरिजंस करना स्टार्ट करते हैं एक इकोनॉमी को सेकंड इकोनॉमी से, तभी एक्चुअली हमें ये प्रॉब्लम समझ आती है। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जब हमने डेवलप्ड इकोनॉमीज को डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ कंपेयर किया, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को समझने की कोशिश की, ओनली देन वी कुड अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली जो कंपैरिजन है वो कितना फायदेमंद है, या फिर जो डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी के बीच में जो डिफरेंसेस है वो किस तरीके से सामने आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। जो हमने अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को देखा तो हमें अलग अलग फैक्टर्स पता चले कि आफ्टर ऑल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये दो स्कूल ऑफ थॉट के बीच में डिफरेंसेस जो है वो काइंड ऑफ क्रिएट हो रहे हैं। और जब ऐसे टाइप के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, जब कंपैरिजन हम करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं, तभी जाकर आप डेवलपिंग इकोनॉमीज को एक्चुअली आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हो, बिकॉज ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली किस तरीके की प्रॉब्लम डेवलप्ड इकोनॉमीज फेस कर रही हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स डेवलपिंग इकोनॉमीज फेस कर रही हैं, और तब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश की जा सकती है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर में जो लार्जर इनिशिएटिव है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, उस चीज को लेकर आ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो स्टेट का जो रोल चेंज हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है कि लगातार ही जो नीड्स है वो चेंज हो रही है, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, और ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने के कारण जो भी डिमांड्स हैं अलग अलग कंट्री के वो चेंज हो रही है, और डिमांड चेंज होने के कारण जो स्टेट को किस तरीके के रोल वो देना चाहते हैं, स्टेट का किस टाइप का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, उस चीजों को भी वो टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से आपका फर्स्ट आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप ये चीज समझ गए पहले तो कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम टॉपिक। द क्वेश्चन सेज discuss the factors responsible for changing nature of state in underdeveloped and developing societies। देखो, सेम क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन कहता है कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि स्टेट का जो नेचर है वो लगातार चेंज हो रहा है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में और डेवलपिंग इकोनॉमीज में।
मतलब ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, उन इकोनॉमीज में किस तरीके से जो स्टेट का नेचर है वो लगातार चेंज हो रहा है, उसके फैक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको इसका बिगर पिक्चर लेकर आना होगा। आपको बताना होगा, देखो ये चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ का जो बिगर पिक्चर है वो स्टेट है। तो आप स्टेट के बारे में बता सकते हैं कि स्टेट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर। यहाँ तक कि जो गार्डनर है, गैटल है, गार्डनर गैटल, ये दोनों स्कॉलर्स हैं, दोनों ही ये बोलते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है इट बिगन्स विद स्टेट एंड इट एंड्स विद स्टेट, एंड्स विद स्टेट। ठीक है, ये शो करता है कि जो स्टेट की नेचर है, स्टेट का जो जो भी स्टेट जिस तरीके से काम करता है वो लगातार इवॉल्व होता रहता है। किस तरीके से पब्लिक पॉलिसीज बना रहा है वो लगातार इवॉल्व होता रहता है। स्टेट किस तरीके से सोसाइटीज फॉर्म कर रहा है उस तरीके से चेंज होता रहता है। द पॉइंट इज, स्टेट का जो नेचर है वो लगातार चेंज होता रहता है। स्टेट कभी भी स्टैग्नेटेड नहीं रहता है, स्टेट कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, रादर जिस तरीके की नीड्स होती है उस तरीके से वो चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर ये एक्सप्लेन कर देंगे कि स्टेट का जो चेंज होना, नेचर चेंज होना, दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं बॉडी की तरफ। अब आप आके ये बताएंगे कि कोई भी स्टेट जो है उसका मेन एम क्या होता है। एम इज डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट को करने के लिए एक चीज जो समझना जरूरी है कि डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है मतलब ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। और हर एक स्टेट जो है, ऑल द स्टेट्स, दे एक्चुअली स्ट्राइव फॉर डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट के लिए ही काम करते हैं और इसी डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और इसी डेवलपमेंट के अलग अलग वो लोग लेवल्स पे होते हैं। जो ज्यादा डेवलप करता है उसको हम डेवलप्ड कहते हैं, जो कम डेवलप करता है उसे हम डेवलपिंग कहते हैं, जो बिल्कुल डेवलप नहीं कर रहा उसे हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज कहते हैं। तो जो स्टेट का नेचर है, स्टेट का नेचर वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री कितनी लेवल पे, किस लेवल पे डेवलप हो चुकी है, कि क्या रेट है उसके डेवलपमेंट का। राइट, जो रेट है मतलब क्या स्पीड है उसके डेवलपमेंट का, किस स्पीड से वो पर्टिकुलर कंट्री डेवलप कर रही है। ये चीज भी एक्चुअली डिसाइड करती है कि आफ्टर ऑल एक पर्टिकुलर कंट्री किस कैटेगरी में आएगी। क्या वो डेवलप्ड इकोनॉमीज होगी, क्या वो डेवलपिंग होगी, या फिर क्या वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होगी। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है एक्जैक्टली। ठीक है, सो आई होप आप इतना समझ गए पहली चीज तो। अब देखिए, अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसके कारण जो नेचर ऑफ स्टेट है वो लगातार चेंज होता है, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर को आप लेके आ सकते हैं, ड्रॉर। ड्रॉर ने एक किताब लिखी थी, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड। ठीक है, अब देखिए ये जो पर्टिकुलर बुक है ना, इस बुक के अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है डेवलपिंग इकोनॉमीज की, मतलब जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो किस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और कैसे फैक्टर्स के चेंज होने के साथ साथ में स्टेट ऑफ नेचर या फिर नेचर ऑफ स्टेट जो है वो भी चेंज होता रहता है। इसी चीज को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ड्रॉर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को लेकर के आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज और डेवलप्ड इकोनॉमीज, इनके अंदर जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट हमें कुछ फैक्टर्स को यहां पर हैंड पिक करना है। तो क्या हम सबसे पहला फैक्टर्स ले सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन का सीधा सा मतलब आपको मतलब समझाता हूं। अगर 1991 से पहले की 1991 जो रिफॉर्म्स हुए थे हमारे यहाँ पर इंडिया में, उससे पहले की बात करें तो इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। राइट, बट 1991 रिफॉर्म्स के बाद में इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स किए और उसमें जी था, जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि अपने मार्केट को आप ओपन करोगे पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए, मतलब सारा वर्ल्ड जो है एक साथ मिलकर काम करेगा, सारा वर्ल्ड जो है एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेगा, यानी कि ग्लोबल लेवल पे रिलेशंस बनाने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट का नेचर था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया 1991 के रिफॉर्म्स के बाद। बिकॉज 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से पहले स्टेट के पास एक्सेसिव कंट्रोल हुआ करता था, बट वही कंट्रोल सारा का सारा डीलिनिएट हो गया 1991 के बाद। क्या हम ये चीज कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट है वो और ज्यादा मेच्योर हो गया, वो और ज्यादा धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गया, वो और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करना स्टार्ट करता है, और हम ट्रेड को इतनी वैल्यू देते हैं कि हमने एक न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट ये कंबाइन करना स्टार्ट किया, न्यू लिबरल फॉर्म ऑफ स्टेट ये बनाना स्टार्ट किया। तो क्या डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर पहला फैक्टर हम ग्लोबलाइजेशन को ले सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्टेट के नेचर को चेंज करने में। सेकंड, क्या हम कैपिटलिज्म को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह ले सकते हैं? देखो समझो, कैपिटलिज्म एक ऐसा सोसाइटी होता है जहां पे मार्केट के पास फ्री हैंड होता है और मार्केट खुद डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर चीज का डिमांड सप्लाई कितना है, और डिमांड सप्लाई के अनुसार उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर चीजों का प्राइस चेंज होता रहता है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म आने के बाद जो स्टेट के पास कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं छीन लिया गया, बिकॉज सारी की सारी पावर जो है वो मार्केट को दे दी गई। अभी भी अगर आप देखोगे यूएस, यूके, इन सब में जो गवर्नमेंट का रूल होता है मार्केट के अंदर वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, राइट। बट अगर आप दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ ऑल रिसोर्सेस, ओनर ऑफ ऑल रिसोर्सेस। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी जो है उसका आइडियोलॉजिकल बेस क्या है, उसका आइडियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। इज इट कैपिटलिज्म, इज इट सोशलिज्म, इज इट कम्युनलिज्म, ये भी डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर जो कंट्री है, उसका स्टेट है, उसका नेचर क्या होगा, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नेचर क्या होगा, किस तरीके के वो लोग डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके के प्लान वो बनाएंगे, स्टेट का एग्जैक्टली क्या पर्सपेक्टिव होगा अलग अलग चीजों पे। वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी है या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। सिंपल शब्दों में समझे तो उस पर्टिकुलर कंट्री की आइडियोलॉजिकल बेस क्या है, उस पर्टिकुलर कंट्री का आइडियोलॉजिकल मतलब फाउंडेशन क्या है, वो डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से उनका स्टेट ऑफ, नेचर ऑफ स्टेट वो चेंज होगा, राइट। देखो, अगर मैं और फैक्टर्स के बारे में बात करूं, तो अगर मैं स्पेसिफिक डेवलपिंग इकोनॉमीज के बारे में बात करूं तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि स्टेट जो है काफी हद तक एलीट क्लास से मिलकर बनी होती है, एलीट क्लास से मिलकर बनी होती है। मतलब कि उस डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर जो रिच क्लास है, जो हायर क्लास है, दे कंबाइन टू फॉर्म द स्टेट। दे आर द वन हु मेक द रूल्स, दे आर द वन हु ब्रेक द रूल्स, एक्चुअली दे आर द वन हु अमेंड द रूल्स। मतलब रूल्स के ऊपर कोई भी चेंजेस वगैरह करने हैं, इट इज डन बाय एलीट क्लास। सो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उसमें अक्सर ये देखा गया है कि जो पॉलिटिकल क्लास है, इट कंप्राइजेस ऑफ द एलीट क्लास, यानी कि रिच क्लास। जो एलीट क्लास है, दे कंबाइन टू फॉर्म द पॉलिटिकल क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, और अगर फैक्टर्स मुझे देखने हैं तो क्या मैं अर्बनाइजेशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह देख सकता हूं। देखो, अगर आप अर्बनाइजेशन के बारे में बात करें तो अर्बनाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है रूरल पॉपुलेशन से कि अर्बन पॉपुलेशन की तरफ। मतलब जो ऐसे लोग जो कि रूरल एरियाज में रहा करते थे, वो लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं अर्बन एरियाज के अंदर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज का जो डेवलपमेंटल प्रायोरिटी है वो इंक्रीज हो गया, तो जो स्टेट का नेचर है वो भी चेंज होगा, वो अब अर्बन एरियाज को ज्यादा फोकस में लाएगा एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, राइट। अगर आप स्टेट की पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे तो स्टेट की पॉलिसीज का भी अर्बनाइजेशन होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अब जो स्टेट है वो अपने डिफरेंट पॉलिसीज में अर्बन कंट्रीज को या फिर जो अर्बन एरियाज हैं उनको ज्यादा वैल्यू देना स्टार्ट करेगी, उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करेगी, राइट। तो अगर मुझे डेवलपमेंट करना है तो मान लो, जैसे मान लो स्टेट है, स्टेट को अगर डेवलपमेंट करना है और वो देख रहा है कि लगातार रूरल एरियाज का जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज की तरफ जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के ऊपर कंपैरेटिवली कम ध्यान दिया जाएगा एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, बिकॉज स्टेट इज अंडरस्टैंडिंग कि जो मेजोरिटी ऑफ द लोग है, जो वर्कफोर्स है हमारा, वो अभी अर्बन एरियाज के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें अभी डेवलप करने की जरूरत है अर्बन एरियाज को, एंड दैट इज व्हाई द नेचर ऑफ स्टेट विल वंस अगेन स्टार्ट चेंजिंग। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, फैक्टर है, जिसके कारण नेचर ऑफ स्टेट यहां पर चेंज होता है, राइट। अब देखो, और अगर मुझे यहां पर फैक्टर्स लेके आने हैं तो क्या मैं कर सकता हूं, जो वोटर्स होते हैं, जो इलेक्शन के टाइम में जो वोट करते हैं, जैसे मैं और आप हैं, हमारा जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। देखो, अगर आप रियलिटी में बात करें तो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज या फिर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, वहां के जो वोटर्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनको एग्जैक्टली अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है। उन्हें यह नहीं पता होता है कि उनका वोट एक्चुअली आगे जाकर स्टेट की पॉलिसीज को डिफाइन करने वाला है। कैसे? देखो किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आप इलेक्शन में वोट करने गए एंड यू सॉ दैट देयर आर 3 पार्टीज ए, बी एंड सी, और ये तीनों ही फाइट कर रही है इस इलेक्शंस को। मैं आपको एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लेते हैं कि ए जो पार्टी है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, बी जो है वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करती है, और सी जो है वो मान लेते हैं सोशलिज्म को सपोर्ट करती है। नाउ कौन सी पार्टी इन तीनों में से इलेक्शन जीतती है, ये आगे जाकर डिसाइड करेगा कि हमारी स्टेट की पॉलिसीज क्या होने वाली है, हमारे स्टेट का जो नेचर है वो किस तरीके से चेंज होने वाला है। इट विल बी डिसाइडेड बाय विच पार्टी विंस दिस इलेक्शन। नाउ यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वोटर्स का। नाउ अगर वोटर्स को यही नहीं पता है कि ए को जीतने के कारण क्या होगा, बी के जीतने के कारण क्या होगा एंड सी के जीतने के कारण क्या होगा, सो आफ्टर ऑल किस तरीके से हमें उम्मीद कर सकते हैं कि वोटर्स विल डिसाइड द नेचर ऑफ द स्टेट। बिकॉज जो भी इसमें से पार्टी जीतेगी वो अपना आइडियोलॉजिकल बेस को पूरे कंट्री के अंदर प्रेवलेंट कराने की कोशिश करेगी, वहां तक कंट्री बेस पे लेके जाने की कोशिश करेगी, राइट। तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर, कि जो वोटर्स का रोल है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बिकॉज वोटर्स को ये चीज पता ही नहीं होता कि वो कितनी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं, राइट। और उसके कारण जो वोटर्स का जो रोल है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कॉम्प्रोमाइज होता है,
ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में कभी भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता है, स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर। एंड दैट इज व्हाई जो स्टेट का नेचर है वो लगातार चेंज होता रहता है, बिकॉज किसी भी फॉर्म ऑफ स्टेट से कभी भी जो सिटीजन होते हैं, जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो कभी कंटेंट नहीं होते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये चीज अभी और बेहतर हो सकती है। ठीक है, ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, अगर मुझे और भी डिफरेंट फैक्टर्स को लेकर आना है तो मैं यहाँ पर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर एजुकेशनल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर, ये सब ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली हमारे नेचर ऑफ स्टेट को चेंज करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे नेचर ऑफ स्टेट को बदलने में, इवॉल्व कराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो देखो, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने में हमारा इकोनॉमी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर भी आप देखो, जैसे ही हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगा वैसे ही हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट नाउ जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है इकोनॉमिक को $5 ट्रिलियन की तरफ लेके जाने की, बट हो सकता है कि कोई और अगर गवर्नमेंट आएगी तो उसकी जो प्रायोरिटीज होंगी वो कुछ और होंगी। एंड इस तरीके से जो हमारी प्रायोरिटी है, हमारे नेशनल प्रायोरिटीज है, वो सब भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनमें जो नेचर ऑफ स्टेट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में पर्सपेक्टिव किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, आइडियोलॉजिकल बेस क्या चल रहा है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या चल रहा है। The moment these ideological bases and foundations will start changing, automatically the nature of the state will also start changing. उसके कारण वो भी काइंड ऑफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इतनी चीजें समझ गए। इस तरीके से जो भी फैक्टर्स पूछे गए थे हमसे कि डेवलपिंग इकोनॉमीज को में जो स्टेट का नेचर है वो लगातार चेंज हो रहा है, उसके एग्जैक्टली फैक्टर्स क्या हैं, उन फैक्टर्स को हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, आफ्टर ऑल एंड कैसे करना है इस आंसर को। तो आप यहां पर बता सकते हो कि जो स्टेट का जो नेचर चेंज हो रहा है, स्टेट का जो नेचर चेंज होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टेट के नेचर के चेंज होते ही पब्लिक पॉलिसी का जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जहां पर एक पर्टिकुलर कंट्री मान लो कैपिटलिज्म के पीछे भाग रही है, दूसरी मान लो कोई दूसरी गवर्नमेंट है जो कि कम्युनिज्म के पीछे भाग रही है, और मान लो कि थर्ड है जो कि वेलफेयरिज्म के पीछे भाग रही है। सो अगर हमारा पब्लिक पॉलिसी लगातार चेंज हो रहा है तो हमारा जो कंसेप्ट है ये भी चेंज होता रहेगा, किस तरीके से हमारा गवर्नेंस हो रहा है वो भी चेंज होता रहेगा। राइट, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के जो तरीके होते हैं वो सब भी चेंज होते रहेंगे। सो चेंजिंग ऑफ नेचर ऑफ द स्टेट, इट डज नॉट जस्ट मीन्स द चेंज ऑफ द नेचर, इट जस्ट डज नॉट मीन्स द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, रादर इट मीन्स द चेंज ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो एंटायर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो सब कुछ वहां पर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। Now this is what is very very important to understand, और इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं कि जो चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट है उसके कारण एक बहुत ही बड़ा चेंज, एक बटरफ्लाई इफेक्ट आता है। बटरफ्लाई इफेक्ट, इसका मतलब है कि एक छोटे से चेंज के कारण धीरे धीरे एक बहुत बड़े चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको अपने आंसर को अप्रोच करना है। I hope you have understood this particular thing. Now this question was very very important examination point of view से, इसीलिए हम सिर्फ important parts को ही आपके साथ आंसर में डिस्कस कर रहे हैं, जो भी important चीजें हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनाकर आपको दिया जा रहा है। I hope कि आपको ये particular question properly समझ आ गया। That's all from this particular video. Thank you so much for listening. See you in the next one.